बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है महीने की पहली तारीख यानी कि 1 सितंबर 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर रहे हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि अपनी बहन नहीं लेकिन 7000 लड़कियों ने खान सर को बांधी राखी, बोले मुझसे ज्यादा सिस्टर किसी का भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के दौरान लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, एफआईआर दर्ज, एआईएमआईएम प्रत्याशी भी नामजद। एलपीजी सिलेंडर के दामों में कटौती चुनावी स्टंट, बेवकूफ बनाने वाली बात, तेजस्वी यादव ने किया बड़ी बात। पूर्णिया में वर्चुअल हुआ रक्षाबंधन का त्यौहार, बहनों ने वीडियो कॉल पर बांधी राखी। इंडिया की बैठक से पहले पीएम उम्मीदवार पर बवाल, जेडीयू ने नीतीश को बताया सबसे काबिल कैंडिडेट। सीएम नीतीश ने पैर को बांधा रक्षा सूत्र, किया पौधारोपण। हमारा पीएम मोदी जी से भी ज्यादा होगा ईमानदार, एनडीए की बैठक से पहले बोले तेजस्वी यादव। इंडिया में पीएम पद के कितने दावेदार, बैठक से पहले नीतीश, केजरीवाल और अखिलेश को लेकर के उठी मांग। जेडीयू नेता का पाकिस्तान प्रेम, बोला हैंडसम होते हैं वहां के लड़की, इसीलिए सानिया मिर्जा और रीना राय ने वहां रचाई शादी। नीतीश ने जैसे बिहार को अमेरिका बना दिया हो, जिसका एक सांसद नहीं वह पीएम बना रहा है, प्रशांत किशोर का तीखा तंज। एक परिवार और पार्टी तीन, पिता बीजेपी से पूर्व एमएलसी, चाचा आरजेडी से एमएलए, अब घर के चिराग ने थामा एलजेपी का दामन। अगले 4 दिन गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, 3 सितंबर के बाद बारिश। दोस्तों बात करेंगे विस्तार से। तो बात करते हैं कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती को लेकर के कहा कि अगर हम आपकी जेब से 5000 रुपये निकाल करके 200 रुपये कल वापस कर दें तो बताइए आपको फायदा होगा या नुकसान। देश के लोग सच्चाई जानते हैं कि मोदी सरकार आगामी चुनाव को देखते हुए ऐसा कर रही है। ये एक चुनावी स्टंट है, जब वे बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। जब वहीं जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन ने केंद्र सरकार को पूंजीपतियों का गुलाम बताते हुए कहा कि एक तरफ पेट्रोल डीजल के बड़े दामों से जनता बेहाल है, दूसरी तरफ कच्चे तेल के दामों में हुई भारी कमी का लाभ उठाते हुए तेल कंपनियां मालामाल हो रही है। कच्चे तेल का दाम बढ़ते ही पेट्रोल के दाम बढ़ा देने वाली केंद्र सरकार कच्चे तेल में गिरावट का लाभ जनता को देने के बजाय अपने पूंजीपति मित्रों को दे रही है। सस्ते कच्चे तेल का फायदा उठा करके तेल कंपनियां 31,000 करोड़ का मुनाफा कमा चुकी है, वहीं आम जनता अभी भी जेबें ढीली करने के लिए मजबूर हैं। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के सचिव के पाठक के हर दिन नए नए आदेशों से परेशान बिहार के शिक्षक अब आर पार की लड़ाई करने को तैयार हो गई है। यह अफसरशाही के खिलाफ बिहार के शिक्षक संघ बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। इसको लेकर के आगामी 3 सितंबर को राज्य भर के शिक्षक संघों की बैठक बुलाई गई है। जब बोरा और कबाड़ बेचने के साथ ही साथ छुट्टी कटौती के बाद शिक्षक संघों का आक्रोश भड़क गया है और वे सरकार से दो हाथ करने को तैयार हैं। दरअसल शिक्षा विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाए जाने के बाद से ही के पाठक लगातार एक्शन में है। बिहार में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए के पाठक हर दिन लगातार बड़े बड़े कड़े फैसले ले रहे हैं और फिर राज्य के शिक्षकों पर नकेल कस दिया है। यह के पाठक का नाम सुनते ही शिक्षक खौफजदा हो जाते हैं। के पाठक के आदेश के कारण बिहार के शिक्षक बोरा और कबाड़ बेचने तक को बाध्य हो गए हैं। यह बोरा और कबाड़ बेचने के आदेश तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही शिक्षकों की छुट्टी में कटौती की गई है उनका आक्रोश भड़क गया है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों के शिक्षक सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ने का मूड बना रहे हैं। यह हर
दिन के आदेशों से परेशान हो चुके शिक्षक संघों ने आंदोलन को लेकर के बड़ी बैठक बुलाई है। जब प्राइमरी से लेकर के उच्च माध्यमिक शिक्षक संगठनों की बैठक बुलाई गई है। 3 सितंबर को सुबह 11:30 बजे पटना के यूथ हॉस्टल में होने वाली इस बैठक के बाद शिक्षक संघ अफसरशाही के खिलाफ बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे और राज्य भर के स्कूलों में तालाबंदी की घोषणा तक कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर शिक्षकों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया तो सीएम नीतीश और फिर सरकार की फजीहत होना तय है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या राय है? आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि जो शिक्षा विभाग के सचिव हैं के पाठक, वो क्या सही कर रहे हैं या गलत? आपकी नज़र में क्या है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप ये भी बताइए कि स्कूलों के शिक्षकों पर जो नकेल कसी जा रही है वह कितना सही है, यह आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले ही मुंबई में हो, लेकिन लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक पर्व रक्षाबंधन धूमधाम से मनाई है। जब बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक परिवार माने जाने वाले इस परिवार में लालू प्रसाद के पुत्र तेज प्रताप यादव गुड़गांव पहुंच करके अपनी बहनों से राखी बंधवाई है। उन्होंने बहनों से राखी बंधवाने की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। तेज प्रताप यादव ने रक्षाबंधन से संबंधित कई तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है कि भाई बहन के प्रेम का पर्व रक्षाबंधन पर मैंने बहनों से गुड़गांव आकर के उनके आवास पर राखी बंधवाया है। एक अन्य पोस्ट में उन्होंने बहनों से वादा करते हुए लिखा है कि दुनिया की हर खुशी तुझे दिलाऊंगा मैं, अपने भाई होने का फर्ज निभाऊंगा मैं। उधर लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य इस रक्षाबंधन पर भावुक दिखी। जब तेजस्वी यादव को याद करते हुए उनकी बहन रोहिणी ने भावुक पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा है कि एक दूसरे को है जान से प्यारे, भाई बहन के हैं ऐसे रिश्ते न्यारे। इस रक्षाबंधन हमारी यही मांग है, हर बहना का बने अभिमान तू, बिहार में कर ऐसा भाई काम तू। इसके साथ ही रोहिणी ने तेजस्वी के फोटो भी शेयर की है, जहां इसमें वह उनके साथ वीडियो कॉल पर बात करते हुए दिख रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि सरकारी स्कूलों के साथ ही बिहार में संचालित कोचिंग संस्थान पर नकेल कसने की तैयारी अपर मुख्य सचिव के पाठक करने जा रहे हैं। इसके लिए जल्द ही नई नियमावली जारी होने वाली है। अब ना तो सरकारी स्कूल के शिक्षक किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ा सकेंगे और न ही सरकारी स्कूल के समय में कोचिंग संचालित किया जा सकेगा, और ऐसा करने पर संबंधित शिक्षक और कोचिंग संस्थान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जब सरकार के शिक्षा विभाग ने बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 का प्रारूप जारी कर दिया है, जहां 1 सप्ताह के अंदर आपत्तियां मांगी गई है। इस प्रारूप में कहा गया है कि अब सरकारी स्कूलों के समय में कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे, और कोचिंग संस्थान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि स्कूल के समय में बच्चे को कोचिंग में नहीं पढ़ाएंगे। या कोचिंग संस्थान में किसी भी क्लासरूम का न्यूनतम कॉर्पोरेट एरिया 300 वर्ग फुट से कम नहीं होगा। जब कोचिंग संस्थान को अपने जिले में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जब रजिस्ट्रेशन फीस के रूप में 5,000 की राशि देनी होगी, जो 3 साल के लिए मान्य होगी। रजिस्ट्रेशन के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसके सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी और फिर सदस्य के रूप में एसपी एवं अंगीभूत कॉलेज के प्राचार्य होंगे। समिति को 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना होगा। दोस्तों, बात करते हैं कि अपने अनोखे अंदाज से बच्चों को पढ़ाने वाले और यूट्यूब की दुनिया की मशहूर हस्ती खान सर ने रक्षाबंधन के मौके पर हजारों लड़कियों से राखी बंधवाई है। करीब 7,000 से ज़्यादा लड़कियों ने राखी बांधी है। इस दौरान खान सर ने कहा है कि उनकी कोई बहन नहीं है, लेकिन अब दुनिया में उनसे ज़्यादा किसी के पास बहनें नहीं हैं। राखी बंधवाने के बाद खान सर ने छात्रों को आशीर्वाद दिया और भविष्य में सफल होने की दुआ की। जब बुधवार को अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में जब खान सर पहुंचे तो फिर रक्षाबंधन के मौके पर उनकी राखी बांधने के लिए करीब उनके स्टूडेंट्स की भीड़ उमड़ पड़ी। एक साथ 10 लड़कियां उनको राखी बांध रही थी। जब दाएं हाथ पर ही हजारों लड़कियों ने राखी बांधी। जब रक्षा सूत्र बांधने का सिलसिला कई घंटों तक चला। इस दौरान खान सर ने कहा है कि अब दुनिया में उनसे ज़्यादा किसी के पास बहनें नहीं हैं। जहाँ पटना में जो लड़कियां आती है वह अब अकेले नहीं है, जब उनको एक भाई मिल गया है। मेरे लिए ये गर्व की बात है। जब राखी बांधने के दौरान भीड़ बेकाबू होती नजर आई तो फिर खुद एक लड़की के पास जाकर के खान सर ने राखी बंधवाई। उन्होंने कहा है कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने बहनों को कामयाब और फिर पढ़ा लिखा करके एक अच्छे पद पर नौकरी दिलवा सकूं। खान सर को 7,000 से ज़्यादा राखियां बांधी गई है, जहां अलग अलग बेंच से करीब 10,000 छात्राएं कार्यक्रम में शामिल हुए।
दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में बारिश में कमी के बाद भी उत्तर बिहार में नदियों के बढ़ने का सिलसिला जारी है। 1 दर्जन नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां उधर बिहार की 15 नदियां अभी भी लाल निशान के ऊपर बह रही है। पिछले 24 घंटे में नदियां 1 मीटर तक बढ़ी है, जहां तटबंधों पर दबाव बना हुआ है। बड़े इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया है। मंगलवार को नए इलाके में भी पानी फैल गया है। नदियों के लाल निशान के ऊपर बढ़ने को देखते हुए तटबंधों की पेट्रोलिंग जारी है। इंजीनियरों के साथ साथ तटबंध सुरक्षा कर्मियों को अलर्ट कर दिया गया है। जहां कटाव निरोधक सामग्री को संवेदनशील स्थानों पर जमा भी कर दिया गया है। जहां गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज और कोसी के वीरपुर बराज पर दबाव लगातार बना हुआ है। यहाँ बराज के सारे फाटक खुले हुए हैं, जहां लेकिन पानी के तेज बहाव से कई जिलों में गंडक नदी का पानी फैलने लगा है। इसी तरह कोसी नदी के वीरपुर बराज के नीचे पानी का फैलाव तेजी से हो रहा है, जहाँ कई स्थानों पर तेज कटाव भी हो रहा है। हालांकि दोनों बराज पर देर शाम पानी के घटने का सिलसिला शुरू हो गया था। विभाग के अनुसार गंगा नदी भागलपुर में, जबकि गंडक नदी गोपालगंज में, कोसी, खगड़िया, सुपौल, कटिहार और सहरसा में, बागमती, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर में, कमला बलान, मधुबनी और फिर दरभंगा में, ललबकिया, पूर्वी चंपारण में, महानंदा, पूर्णिया और कटिहार में, घाघरा सिवान में, घोघा नदी भागलपुर में, अधवारा दरभंगा में, लखनदही मुजफ्फरपुर में, परमान पूर्णिया में, गंडक और माही सारण में और फिर वाया वैशाली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जहाँ इसमें से कई नदियां मंगलवार को नए इलाके में लाल निशान के पार हुई है। दोस्तों बात करते हैं कि झारखंड के डुमरी विधानसभा उपचुनाव को लेकर के ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन द्वारा आयोजित सभा में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के भाषण के दौरान दर्शक दीर्घा से कथित तौर पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की बात सामने आने पर जिला के DC और SP के निर्देश पर वीडियो अवलोकन दल के द्वारा भाषण के दौरान रिकॉर्ड वीडियो का अवलोकन किया है। या इसके बाद इस संदर्भ में संबंधित उड़नदस्ता दल डुमरी के द्वारा डुमरी थाना में AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल मोबिन रिजवी, पार्टी के नेता मुजफ्फर हसन नूरानी और अन्य अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता और फिर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। जब प्रशासन ने इसे लेकर के प्रेस जारी किया है, जब प्रशासन ने कहा है कि वीडियो के अवलोकन में ये पाया गया है कि ये कृत्य आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है और सांप्रदायिक सद्भावनाओं को बिगाड़ने का प्रयास है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार की ग्रेजुएट पास छात्राओं के लिए काम की खबर है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत आने वाले बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने की तिथि जारी कर दी है। इसमें कहा गया है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। जो छात्राएं 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन कराएगी उन्हें ही बालिका प्रोत्साहन स्नातक प्रोत्साहन योजना का लाभ मिलेगा। शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचना जारी करके कहा है कि बिहार के अंगीभूत एवं सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित डिग्री विद्यालयों तकनीकों संस्थानों से स्नातक पास सभी कोटि के छात्रों को प्रोत्साहन भत्ता के रूप में 50,000 रुपये दिए जाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल medasoft.bis.nic.in पर आवेदन किया जा रहा है। हालांकि आवेदन की तिथि 28 अगस्त से ही शुरू हो गई थी, जो अब 30 सितंबर तक चलेगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार STT एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार बोर्ड ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर बिहार STT का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। यह आप बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 4 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक 2 शिफ्टों में होगा। जब पहली शिफ्ट की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक और दूसरी शिफ्ट की परीक्षा दोपहर 3 बजे से 5:30 बजे तक होगा। अब आप इसमें डाउनलोड कैसे करेंगे ये भी आपको बता रहे हैं। आप सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट पर जाएं और ये वेबसाइट है www.bsebstt.com। इस वेबसाइट पर जाएं। इस वेबसाइट के होम पेज पर इंपॉर्टेंट लिंक का ऑप्शन दिखाई देगा। इंपॉर्टेंट लिंक के ऑप्शन में फाइनल एडमिट कार्ड प्रिंट पर आपको क्लिक करना होगा। या इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और फिर OTP पासवर्ड से लॉगिन करना है। या इसके बाद अब आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि आज के वर्तमान समय में बहुत से युवा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन युवाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है कि वे कौन सा बिजनेस शुरू करें।
जहां अभी इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कुछ ऐसे बिजनेस के बारे में जिसकी शुरुआत आप कर सकते हैं। आपको हम बिहार में 5 बिजनेस के बारे में बताने जा रहे हैं जो आप बिहार में रह करके शुरू कर सकते हैं। सबसे पहला बिजनेस, पानी का बिजनेस। तो बिहार में गाँव से लेकर के शहर तक पीने वाली पानी की मांग बढ़ती ही जा रही है। ऐसे में युवा पानी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसे शुरू करने में 3 से 4 लाख रुपए तक की लागत आएगी। वहीं दूसरा बिजनेस है शहद का बिजनेस। बिहार में मधुमक्खी पालन के तहत शहद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इस बिजनेस में लाखों की कमाई होती है। इस बिजनेस के लिए सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जाता है। तीसरा है मुर्गी फार्म का बिजनेस। तो बिहार सरकार मुर्गी फार्म का बिजनेस शुरू करने के लिए अनुदान भी दे रही है। आप बिहार में इस बिजनेस को शुरू करके अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। चौथा बिजनेस के बारे में बात किया जाए तो चौथा बिजनेस है पापड़ का बिजनेस। आज के समय में बहुत से लोग घर बैठे पापड़ का बिजनेस कर रहे हैं। आप बिहार में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अंतिम और 5वां बिजनेस के बारे में अगर बात किया जाए तो 5वां बिजनेस है अचार का बिजनेस। जहां बिहार में अगर किसी महिला को अचार बनाना आता है तो वे घर से ही इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। दोस्तों, रक्षाबंधन का त्यौहार चल रहा है। ऐसे में पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, ऐसे में पूर्णिया में रक्षाबंधन का त्यौहार भी काफ़ी धूमधाम से मनाया गया। ऐसे में कुछ बहन और भाई जो पिछले साल तक अपने घरों में इस पावन त्यौहार को मना रहे थे, आज किसी कारण उनके बीच मीलों का फासला आ गया है। जब दोनों अपनी पढ़ाई या फिर नौकरी को लेकर के एक दूसरे से दूर अलग अलग शहर में रहते हैं। ऐसे में राखी का त्यौहार मनाने के लिए वे डिजिटल तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई बहन वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को रक्षाबंधन का बधाई दे रहे हैं। रक्षाबंधन पर एक दूसरे को राखी की बधाई देने के लिए भाई बहन वीडियो कॉल पर जुड़ रहे हैं। दोनों इस खास मौके पर एक दूसरे को देख करके भावुक होते नजर आए हैं। जब वही प्यार भरे इस त्यौहार को भी मनाया गया। कार्य की महत्ता ने जहां भाई बहन को एक दूसरे से दूर रखा, वहीं इस पवित्र त्यौहार ने टेक्नोलॉजी के जरिए दोनों को बांधे रखने का काम कर रही है। हर साल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठ करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे। वहीं पर एक भाई ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हर साल हम सभी भाई बहन एक साथ बैठ करके रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते थे। हालांकि इस बार हम लोग साथ नहीं हैं तो फिर अच्छा नहीं लग रहा है। जहां हमने एक दूसरे को वीडियो कॉल करके वर्चुअल राखी का त्यौहार मनाया है और ये त्यौहार पूर्णिया के रहने वाले एक व्यक्ति ने मनाया है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार और झारखंड के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। अब टाटानगर से दानापुर के बीच चलने वाली ट्रेन सुपर एक्सप्रेस आरा तक सफर तय करेगी। इसके साथ ही दक्षिण बिहार एक्सप्रेस राजेंद्र नगर, हावड़ा, राजेंद्र नगर और फिर पटना हटिया पाटलिपुत्र ट्रेन का भी आरा तक विस्तार किया जाएगा। आरा के सांसद और फिर मोदी कैबिनेट में मंत्री आर.के. सिंह के आग्रह पर पूर्वोत्तर सेंट्रल रेलवे ने इसकी मंजूरी दे दी है। अब रेलवे बोर्ड से इसका आदेश निकाला गया है। जहाँ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से दानापुर के सीनियर डीओएम को पत्र दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सीनियर डीओएम ने इस पत्र को लेकर के बताया है कि इसकी शुरुआत करने की तिथि की घोषणा जल्द की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा दुर्गा पूजा, दीपावली और फिर छठ पूजा की छुट्टियां रद्द कर दी है। जहां इसके बाद अब इसको लेकर के बिहार की सियासत गर्म हो गई है। जब बिहार भाजपा नेता के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू नीतीश बिहार को बर्बाद करने पर तुले हैं। जहां से तो सम्राट चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार में बिहार में दुर्भाग्यपूर्ण वाला निर्णय लिया है। लगातार तुष्टिकरण की नीति से लालू और नीतीश कुमार ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। बिहार सरकार की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है कि शिक्षकों पर छुट्टी में नहीं जाएं। जहां अब तो आदेश निकाला गया है कि 14 छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, जिसमें जन्माष्टमी, तीज, छठ, दुर्गा पूजा और गुरु नानक जयंती भी है। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है कि बिहार में नीतीश कुमार अपने तुष्टिकरण की नीति के कारण, प्रधानमंत्री बनने के सपने के कारण बिहार को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। वहीं इस मामले में जदयू के एमएलसी और फिर प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तो केंद्र सरकार का दायित्व है। उसमें जो निर्देश दिया गया है उसके अनुसूची के तहत प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 200 दिन, मध्य विद्यालय में कम से कम 220 दिन कार्य दिवस का प्रावधान है। तो फिर चुनाव, परीक्षा, विधि व्यवस्था, गन्ना त्यौहार छुट्टी कायम है, लेकिन कुछ एक छुट्टियों के दिवस में कटौती की गई है। ऐसे में यदि कोई राजनीतिक व्याख्या कर रहा है तो फिर हम उसे विनती करेंगे कि आप बोलिए कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम फर्जी है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छुट्टियों में कटौती की गई है। रक्षाबंधन के मौके पर सरकारी स्कूल में अब छुट्टियां नहीं रहेगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा कार्यालय की ओर से स्कूलों की छुट्टियों में बदलाव किया गया है। जहां इस साल दीपावली से छठ तक विभिन्न पर्व पर, त्यौहार पर छुट्टियां घटा करके आदि कर दी गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के किशनगंज में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई जाएगी, जहां इसको लेकर के अब तैयारियां शुरू कर दी गई है। जहां आपको बता दूं कि बिहार के किशनगंज में प्लास्टिक से सड़क बनाने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया है, जहां इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। जहां किशनगंज नगर परिषद क्षेत्र से सटे चकला पंचायत में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट की शुरुआत हो चुकी है। जहां जिला जल और स्वच्छता मिशन द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन यूनिट के लिए चकला में भवन के साथ साथ इसमें उपकरण भी इंस्टॉल किया जा चुका है। भवन तक सुलभ पहुंच के लिए रोड का भी निर्माण किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया के लिए कुल 16 लाख राशि खर्च करने की योजना है। जहाँ यहाँ जिले से संग्रह किए गए कचरे से प्लास्टिक को अलग करके जमा किया जाएगा। इसके बाद मशीन के माध्यम से प्लास्टिक का बुरादा तैयार करके सड़क निर्माण एजेंसी को उपलब्ध करवाया जाएगा। इस बुरादे से सड़क बनेगी। साथ ही आने वाले दिनों में इस बुरादे का व्यापक मार्केटिंग की योजना भी है। अगर ये प्रयास सफल हुआ तो फिर जिले के 2 प्रखंड ठाकुरगंज और बहादुरगंज में भी प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण खोला जा सकता है। लोहिया स्वच्छ बिहार मिशन के तहत जिले के सभी पंचायतों में डोर टू डोर गीला और फिर सूखे कचरे का उठाव जारी है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने मंगलवार को इस संबंध में बैठक करके योजना की समीक्षा की है। उन्होंने बैठक में वर्चुअल शामिल सभी सीईओ को बचे हुए 13 पंचायतों में वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट खोलने के लिए जमीन की तलाश तेज करने को कहा है। चकला स्थित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण यूनिट की देखरेख के लिए बीडीओ को नोडल पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि किसान अब धान गेहूं से अलग सीजनल फसल की खेती पर ध्यान दे रहे हैं। इससे कम समय में अच्छा मुनाफा हो जाता है। ऐसा ही खेती समस्तीपुर जिला के कल्याणपुर प्रखंड के सोमनाथ गांव की महिला किसान सुनीता देवी कर रही है। इन दिनों अपने 10 कट्ठा खेत में कुंदरू लगा करके बेहतर उत्पादन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी कमा रही है। किसान सुनीता देवी ने बताया है कि अन्य खेती के मुकाबले इस खेती में अधिक उत्पादन के साथ अच्छा मुनाफा होता है, इसलिए हम अपने खेत में ये सब्जी लगाई है। इस फसल को लगाने में करीब 30,000 रुपए खर्च आया है, लेकिन पहली फसल टूटते लागत निकल गई। महिला किसान सुनीता देवी ने बताया है कि पहले हम धान गेहूं मक्का आदि फसल लगाते थे। इन फसल में मेहनत के अनुकूल मुनाफा नहीं हो पा रहा था। इन सभी फसलों में जितनी मेहनत है उनके मुकाबले उत्पादन और कमाई भी कम है। उन्होंने बताया है कि आस पड़ोस से किसानों के खेत में हमने कुंदरू की फसल देखी तो फिर इसमें कम लागत में बेहतर मुनाफा हो रहा था। इसके बाद हमने भी इसकी खेती शुरू कर दी और आज अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रहे विनोद शर्मा कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान करते नहीं थकते थे, तो वही अब राहुल गांधी का गुणगान करने के लिए कांग्रेस का दामन थाम लिया है। जहां मंगलवार को कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने विनोद शर्मा को कांग्रेस में शामिल कराया है। जहां कांग्रेस का दामन थामते हुए विनोद शर्मा ने बिहार बीजेपी पर बड़े खुलासे भी किए हैं। यह नित्यानंद राय, भूपेंद्र यादव और सम्राट चौधरी का नाम भी लिया है, लेकिन बड़ी भूल किया और बीजेपी में चले गए। हम कांग्रेस में भी ईमानदारी से काम करते थे और बीजेपी में भी रह करके ईमानदारी से काम करने में कमी नहीं किया, लेकिन बिहार बीजेपी में काम का माहौल नहीं है, वहाँ चाटुकारिता का माहौल बना हुआ है। बिहार बीजेपी को केवल 2 व्यक्ति चला रहा है। सब कोई जानता है कि वहाँ नित्यानंद राय और दूसरा भूपेंद्र यादव मालिक है। विनोद शर्मा ने सम्राट चौधरी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन दोनों ने एक बसहा बैल खोज करके लाया है कि वोट मिलेगा, लेकिन बसहा बैल से कोई वोट नहीं मिलने वाला है। जिन्होंने कहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जब बिहार की जनता जाग चुकी है, अगले इलेक्शन में कांग्रेस सबसे मजबूती के साथ उभरेगा। उन्होंने कहा है कि मैं तो प्रतिदिन बीजेपी कार्यालय में बैठता था, वही कांग्रेस से काफ़ी घबराहट है। राहुल गांधी ने जो यात्रा किया उससे बीजेपी में काफ़ी छटपटाहट है। विनोद शर्मा ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा है कि हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, लेकिन हिमाचल में 90% हिंदू है तो फिर वहां क्या हाल हुआ। कर्नाटक में बजरंगबली का नाम लेकर के चुनाव लड़ रहे थे। बजरंगबली ने वहां बीजेपी का कमर तोड़ दिया। अब लोकसभा में बजरंगबली बीजेपी का गर्दन तोड़ देंगे, क्योंकि आप धर्म के नाम पर ज्यादा दिन तक राजनीति नहीं कर सकते हैं। विनोद शर्मा ने बीजेपी के कार्यक्रमों का खुलासा करते हुए कहा कि बीजेपी बजरंगबली की बात करती है और फिर बिना नहाए हुए पार्क में बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करके फोटो खिंचवाती है। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ शांति से बैठ करके घर में पूजा करते हैं या फिर मंदिर में पूजा करते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर मजाक बनाते हैं और पार्क में सड़कों पर बैठ करके पूजा करते हैं, ये और लोगों को दिखाते हैं। लेकिन देश की जनता सजग हो चुकी है और उनके कारनामों को समझ रही है। अब धर्म के नाम पर ये लोग वोट नहीं ले सकते हैं। देश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी देख लिया है कि किस तरह से ये भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए हैं और भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों
दोस्तों बात करते हैं कि साइबर ठग आए दिन फ्रॉड के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। जब बिहार में अब बिजली काटने के नाम पर SMS भेज करके उपभोक्ताओं से पैसे वसूले जा रहे हैं। अचानक आए मैसेज को देख करके कई लोग बिजली काटने के डर से नंबर पर कॉल करके पेमेंट कर देते हैं और फिर साइबर फ्रॉड का शिकार बन जाते हैं। साइबर ठग अक्सर रात में मैसेज करके बिल जमा न होने के कारण बिजली काटने की धमकी देते हैं। इस तरह के मामले सामने आने के बाद अब ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव सह बिजली कंपनी के CMD संजीव हंस ने उपभोक्ताओं से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने बताया है कि स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर में बैलेंस शून्य होने पर भी रात में बिजली नहीं काटी जाती है, इसलिए उपभोक्ताओं को किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है। जहाँ संजीव हंस ने बताया है कि हाल के दिनों में बिजली उपभोक्ताओं को साइबर अपराधियों द्वारा बिजली काटने के नाम पर SMS भेज करके उनसे पैसे ठगे जा रहे हैं। साइबर अपराधी अक्सर देर शाम में उपभोक्ताओं को मैसेज भेज करके बिल जमा न होने के कारण रात में उनकी बिजली काटने की धमकी देते हैं। बिजली काटने की बात जानने के बाद कई लोग नंबर पर कॉल करके पेमेंट कर देते हैं, जिससे वे साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं। उपभोक्ता इस तरीके की हरकतों से सावधान और फिर सतर्क रहें। किसी भी मैसेज में दिए गए नंबर पर कॉल ना करें। दोस्तों बात करते हैं कि 70% इंडियन मानते हैं कि मोदी राज में देश का प्रभाव बढ़ा है। जहाँ प्यू रिसर्च ने ये रिपोर्ट जारी की है। लगभग 80% भारतीयों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राय अनुकूल है। इतना ही नहीं, करीब 10 में से 7 भारतीयों का मानना है कि देश हाल ही में ज़्यादा प्रभावी हुआ है। ये बात PW रिसर्च के सेंटर में हुआ है। जहाँ G20 शिखर सम्मेलन से पहले जारी सर्वेक्षण की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूरी दुनिया में भारत के बारे में लोगों की राय आमतौर पर सकारात्मक थी और औसतन 46% लोगों ने देश के बारे में अनुकूल राय व्यक्त की है, जब वहीं 34% के विचार प्रतिकूल थे। 16% लोगों ने कोई राय नहीं दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल में भारत को लेकर के ज़्यादातर सकारात्मक राय है, जहां 71% लोगों ने कहा है कि उनकी राय भारत को लेकर के अच्छी है। ये सर्वे 20 फरवरी से 22 मई तक किया गया है, जिसमें भारत समेत 24 देशों के 30,861 वयस्क प्रतिभागी शामिल हुए। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के वैश्विक राय और फिर दूसरे देशों के बारे में भारतीयों की राय परखी गई है। मंगलवार को जारी किए गए सर्वे के नतीजे के मुताबिक प्रत्येक 10 में से लगभग 8 भारतीय मोदी के बारे में अनुकूल विचार रखते हैं, जिसमें से अधिकतर का दृष्टिकोण बहुत अनुकूल है। प्रधानमंत्री के रूप में ये मोदी का दूसरा कार्यकाल है और फिर वे 2024 में भी सरकार बनाने का विश्वास जता रहे हैं। केवल 20% भारतीयों ने 2023 में मोदी के बारे में प्रतिकूल राय व्यक्त की है। दोस्तों बात करते हैं कि दुनिया के सबसे दुखी देशों की लिस्ट आपने देखी है। एनुअल मिजरी इंडेक्स मुख्य रूप से आर्थिक स्थिति के आधार पर देशों का आकलन करता है। लिस्ट में दूसरे नंबर पर वेनेजुएला है, तो वहीं तीसरे नंबर पर सीरिया है, वहीं पाकिस्तान 35वें नंबर पर है। बात करें भारत की, तो फिर सबसे दुखी देशों की लिस्ट में भारत 103वें स्थान पर है। यानी कि भारत के लोग पाकिस्तान के लोगों से ज़्यादा खुश हैं। दुख सूचकांक की गणना बेरोजगारी दर, उधार दर और फिर मुद्रास्फीति दर को जोड़ करके प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में प्रतिशत परिवर्तन को घटा करके की जाती है। इस सूची में शामिल सभी देश गंभीर आर्थिक और फिर राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। जहाँ जिम्बाब्वे अत्यधिक मुद्रास्फीति से पीड़ित हैं, जबकि वेनेजुएला मानवीय संकट से जूझ रहा है। सीरिया अभी भी गृह युद्ध से उभर रहा है, और लेबनान बैरूत बंदरगाह विस्फोट से हुए आर्थिक नुकसान से निपटने के लिए संघर्ष कर रहा है। सूडान को राजनीतिक अस्थिरता और फिर आर्थिक कठिनाई सहित कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन देशों में रहने वाले लोगों को जीवित रहने के लिए रोजाना संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। वे अक्सर नौकरी ढूंढते हैं, भोजन और फिर आश्रय का खर्च उठाने या फिर बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच पाने में असमर्थ होते हैं। इन देशों में गरीबी का स्तर विकास और फिर प्रगति में एक बड़ी बाधा है। दोस्तों बात करते हैं कि सरकार कई लाभकारी और फिर कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं से ज़रूरतमंद एवं गरीब वर्ग को लाभ मिलता है। इन योजनाओं में घर निर्माण में मदद, रोजगार, शिक्षा, पेंशन और फिर बीमा जैसे कई योजनाएं शामिल हैं। साथ ही सरकार हर साल कई नई योजनाएं भी लॉन्च करती है। वही एक योजना है जिसका नाम है आयुष्मान भारत योजना, जिसे हाल ही में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री योजना नाम दिया गया है। दोस्तों अब बात करेंगे कि बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बेदखल करने के लिए एक साथ आए विपक्षी दलों की गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हो रही है।
जहां कल 31 अगस्त और आज 1 सितंबर को इस बैठक से पहले पीएम कैंडिडेट को लेकर के दावेदारी तेज हो गई थी। कांग्रेस राहुल गांधी को सबसे बड़ा दावेदार मान रही है, तो फिर वहीं आम आदमी पार्टी केजरीवाल, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव और शिवसेना यूबीटी ने उद्धव ठाकरे को पीएम का बेस्ट कैंडिडेट बताता है। जब पीएम पद की इस रेस में जेडीयू भी पीछे नहीं है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बता करके माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार के मंत्री से लेकर के नेता लगातार नीतीश को पीएम मटेरियल बता रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री सुनील कुमार और मंत्री जयंत राज के बाद अब जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सबसे काबिल कैंडिडेट बताया है। वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार ने केंद्र में भी कई दायित्व सफलतापूर्वक निभाए हैं। क्षमता की बात हो, समझदारी के मामले में हो, विवेक बुद्धि, किसी भी स्तर पर नीतीश कुमार एक सक्षम व्यक्ति देश को दिखाई पड़ता है। प्रधानमंत्री पद के सबसे योग्य उम्मीदवार नीतीश कुमार हैं। उनमें पीएम पद के सभी गुण मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन को नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और फिर उनकी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रक्षाबंधन एवं बिहार वृक्ष सुरक्षा योजना के पावन अवसर पर वृक्ष को रक्षा सूत्र में बांधा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में स्थित राजधानी वाटिका 2 में पहुंचे और यहां उन्होंने वृक्ष को रक्षा सूत्र बांधा तथा राजधानी वाटिका में वृक्षारोपण किया। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2012 को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस का शुभारंभ किया था। यह इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हो, पौधों को संरक्षित करें और फिर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। जहाँ जलवायु परिवर्तन से पृथ्वी पर हो रहे नुकसान को कम करने के लिए वृक्षारोपण करना एवं उन्हें बचाना अति आवश्यक है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में बिहार की एक टीम पर मॉल से सामान चोरी करने का आरोप लगा। यह आरोप है कि पटना में क्राइम कंट्रोल और गश्ती दल से भी बड़ी डायल 112 की पुलिस की गाड़ी पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र के नेपाली नगर में खड़ी थी। तभी वे देर रात बंद मॉल से गाड़ी में सामान लेकर के जाने लगे। हालांकि बताया जा रहा है कि मॉल के ऑनर और फिर बिल्डिंग मालिक के बीच कुछ विवाद चल रहा था और जिस वक्त पुलिसकर्मी सामान ले जा रहे थे उस वक्त बिल्डिंग मालिक वहीं मौजूद था और फिर उनकी मौजूदगी में ये काम किया जा रहा था। जानकारी के मुताबिक मॉल के ऑनर और बिल्डिंग मालिक के बीच पैसे लेकर के आपसी विवाद था। पुलिस की गाड़ी अक्सर इस मॉल के पास ही खड़ी रहती थी। जब मॉल से डायल 112 की पुलिस ने ड्यूटी के समय बिना बिल का सामान ले लिया, जिस वजह से ही लोगों ने पुलिस पर चोरी करने और फिर सामान ले जाने का आरोप लगाया। जिसके बाद में वीडियो भी वायरल हो गया। जहां वायरल हो रहे वीडियो के बाद एसपी ने जांच के आदेश दिए। एसपी वैभव शर्मा ने कहा है कि डायल 112 की गाड़ी वही पास में खड़ी रहती है और मॉल से पुलिस ने सस्ते दाम में बिना बिलिंग का सामान ले लिया। हालांकि एसपी ने यह भी कहा है कि ये चोरी का मामला नहीं है, इसकी जांच हो गई है। एसपी वैभव शर्मा ने आगे कहा है कि ड्यूटी के दौरान गाड़ी में 4 पुलिसकर्मी थे, जिसमें एक पीटीसी पदाधिकारी, 2 महिला सिपाही और फिर एक ड्राइवर था। इन सभी को लाइन हाजिर कर दिया गया है और फिर आगे सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के गया जिला के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सामने आया है, जिसमें बच्चे स्मार्ट क्लास के एलईडी टीवी पर चल रहे अश्लील वीडियो पर डांस करते हुए देखे गए। सोशल मीडिया पर ये शिक्षा के मंदिर का वीडियो काफ़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो गया जिला का है, जो गया जिला के यशवंत हाई स्कूल का है, जहाँ स्मार्ट क्लास में बच्चों को इस तरीके की शिक्षा दी जा रही है। स्मार्ट क्लास में लगे एलईडी टीवी पर भोजपुरी गाना बज रहा है। गाने के बोल भी गजब है। इस गाने पर स्मार्ट क्लास में मौजूद बच्चे भी थिरकते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बच्चों को शिक्षित करने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का सहारा ले रही है। जब बच्चों को हाईटेक तरीके से शिक्षित किया जा रहा है, या क्लास में एलईडी का बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, जिसके माध्यम से बच्चों को ज्ञान की बातें बताई जाती है। जिस उद्देश्य को लेकर के सरकार स्कूल में स्मार्ट क्लास चला रही है, वह गया जिला में फेल नजर आ रही है। दोस्तों, बात करते हैं कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की पत्नी और बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने तथाकथित भाई और राजद एमएलसी सुनील सिंह को राखी बांधी है। दरअसल कल सुबह से ही सावन का पूर्णिमा चल रहा था, लेकिन भद्र नक्षत्र होने के कारण लोग सुबह में रक्षाबंधन का पर्व नहीं मना रहे थे। लेकिन भद्र नक्षत्र देर रात 9:50
पे खत्म हो गया। इसके बाद रक्षाबंधन का पर्व मनाया गया। इसी बीच राबड़ी देवी ने अपने मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह से को राखी बांधी। आपको बता दें कि सुनील कुमार सिंह वर्तमान में राजद के विधान पार्षद हैं और बिस्कोमान के चेयरमैन हैं। जहां डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हर परिस्थितियों में छाया की तरह लालू परिवार के संग रहते हैं। जो भी जिम्मेदारी परिवार और फिर पार्टी में उन्हें सौंपती है उसे वे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने रक्षाबंधन पर अपने भाई साधु यादव सुभाष यादव की बजाय अपने मुंह बोले भाई सुनील कुमार सिंह को राखी बांधती है। राजद के विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह को हर साल रक्षाबंधन के दिन राखी बांधती है। इस बार भी राबड़ी देवी अपने भाई सुनील कुमार सिंह को राखी बांधी और फिर दीर्घायु होने की कामना की। दोस्तों बात करते हैं कि विपक्षी गठबंधन इंडिया की 2 दिवसीय बैठक मुंबई में चल रही है। 31 और 1 सितंबर तक ये बैठक मुंबई में हो रही है। इस मीटिंग में इंडिया गठबंधन का लोगो जारी करने के साथ ही समन्वय समिति के गठन, संयोजकों की नियुक्ति, संभावित सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बताया है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में बहुत कुछ तय होना है। संयोजक बनने के सवाल पर उन्होंने कहा है कि इस बैठक में 11 सदस्य कमेटी बनाने की उम्मीद है और बहुत कुछ विषय पर बात होनी है। इसी बैठक में संयोजक के नाम सहित सब कुछ तय हो जाएगा। अखिलेश सिंह ने कहा है कि संयोजक कौन होगा ये नहीं मालूम। उन्होंने बताया है कि मुंबई में होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए बिहार कांग्रेस से कोई भी नहीं जा रहा है। बिहार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और फिर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण चेहरा होंगे। जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस प्रदेश ने बीजेपी पर हमला बोला है। जाति आधारित गणना को लेकर के केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दायर किया और कहा कि इस पर अखिलेश सिंह ने कहा है कि बीजेपी का चाल चरित्र सामने आ गया है। एक समय बीजेपी कहती थी कि वे जातीय जनगणना के साथ है, लेकिन अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना के खिलाफ ही हल्फनामा दायर कर रही है और फिर हल्फनामा को वापस ले रही है। उन्होंने कहा है कि हम लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी जातीय जनगणना के खिलाफ है और अब इससे खुलासा भी हो गया है कि पटना हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक बीजेपी ने ही जातीय गणना का काम रुकवाने की कोशिश की। बीजेपी नहीं चाहती है कि बिहार में जातीय गणना हो। नरेंद्र मोदी के नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं हम। नरेंद्र मोदी का नैरेटिव पकड़ करके उसको हटाना है। इस बार उसका कहीं भी से भी वापसी नहीं होगी, ये सत्य है। एनडीए वाला मुंबई में बैठ करके कर रहा है तो क्या होगा, वहाँ बहुत लोग का बैठक होता रहता है। ये लोग इस बार कहीं से भी वापस नहीं आएगा। ये बातें आरजेडी के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कही है। दरअसल विपक्षी गठबंधन इंडिया के तीसरे चरण की बैठक मुंबई में हो रही है। इस बैठक में शामिल होने को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जाना था। वहां पर ये तीनों गए भी हैं। इसको लेकर के फिलहाल अपने छोटे बेटे के साथ दिल्ली रवाना हुए हैं लालू प्रसाद यादव। यहाँ रक्षाबंधन का पर्व मनाने के बाद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव इस बैठक में शामिल हुए। लेकिन इसके पहले लालू प्रसाद यादव ने अपने बयान के जरिए ये बता दिया है कि इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने के लिए उन्होंने अपनी तैयारी कर ली है। लालू प्रसाद यादव ने पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हम आज इस बार मुंबई नरेंद्र मोदी के नैरेटिव पर चढ़ने जा रहे हैं। जहाँ मोदी का नैरेटिव पकड़ करके उसको कुर्सी से उतार देंगे, या उसके बाद ही कुछ करेंगे। या इस बार उसका हार तय है, वह इस बार वापसी नहीं कर रहा है। इस बार हम लोग जीतेंगे और मोदी को कुर्सी से हटाएंगे। अब वो लोग भी मुंबई में बैठ करके कह रहा है कि उसको क्या होने वाला है, जब वहाँ तो बैठक होते रहता है, या उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।